वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास मेजर स्पेस प्रोग्राम्स। इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उनका जो रिजोल्यूशन है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इंडियन वाले और ग्लोबल वाले, क्योंकि हमने नाम तो बहुत सुना है, लैंडसेट सुना है, रडार सेट सुना है, स्पॉट सुना है और कुछ कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, तो उन सब के बारे में इस यूनिट के अंदर देखेंगे। अब तक हमने सेकंड यूनिट में जो पढ़ा था इमेज रिजोल्यूशन, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ये भी हमारे पास एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैटेलाइट्स के नाम दिए जाते हैं, हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन उनका हमें पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस भी होते हैं। हमने प्रीवियस ईयर्स में भी देखे थे। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ पर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हमने क्या है, अब तक बहुत सारे सिस्टम बस सुने थे, बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से कंट्री के हैं और कितना कवरेज करते हैं और किस टाइप का मतलब उसका ऑपरेटर सिस्टम है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले हमने जीपीएस तो पढ़ा ही है, क्योंकि सबसे पहला जो नेविगेशन सिस्टम था वो जीपीएस था, जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए था। लेकिन आजकल क्या है, हमारे पास सिविलियन पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हर एक के फ़ोन में जीपीएस ज़्यादातर मिलता ही है। तो सबसे पहले है जीपीएस, जो यूएस आर्मी ने, जो नेवी ने बनाया था, यूएस की नेवी ने अपने मिलिट्री पर्पज़ के लिए। तो जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है हमारे पास। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो हमारे पास नेविगेशन सिस्टम और दूसरा अपना किस कंट्री का है हमारे पास। जैसे ग्लोनास है और ये किसका है, रशिया का। अगर याद रखने का जो मेरी टेक्निक है वो है डबल एस इसमें आ रहा है, तो जो कंट्री हमारे पास जिसमें डबल एस आ रहा है, जैसे रशिया हो गया, उसका हमारे पास है। और इसका जो है जनरली मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और कवरेज जो है वो ग्लोबल है हमारे पास। और जीपीएस का तो पता ही है कि हर जगह मिलता है हमारे पास जीपीएस, तो ग्लोबल कवरेज है उसका। फिर है हमारे पास बीडू जो है हमारे पास चाइना का है और ये भी ग्लोबल ऑपरेशनल है हमारे पास। उसके बाद IRNSS है। IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, जो ऑपरेशनल है 2016 से। तो ये हमारे पास रीजनल है, मीन्स हमारे पास पूरा भी ग्लोबल कवरेज नहीं है, इसका भी डेवलपमेंट फेज़ में है। और ये कौन चलाता है, इसरो चलाता है, इंडिया कंट्री का है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास गैलीलियो यूरोप का है हमारे पास, और ये भी ग्लोबल कवरेज करता है हमारे पास। फिर है क्वासीजेनेट सैटेलाइट सिस्टम, ये भी डेवलपमेंट फेज़ में, वो जापान का है हमारे पास। तो जो डेवलपमेंट फेज़ में है वो रीजनल कवरेज करता है, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए ग्लोबल कवरेज उसका है नहीं। तो एक इंडिया का, एक जापान का। तो मेन जो आपको याद रखनी है वो हमारे पास, एक तो नेविगेशन सिस्टम याद रखना, दूसरा हमारे पास कंट्री याद रखना है। तो दो इंपॉर्टेंट है जिससे पूछा जाता है हमारे पास। जाक्सा है हमारे पास, क्योंकि जैसे इंडिया का क्या, इसरो है, जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं वो इसरो उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो इसरो के द्वारा ही किए जाते हैं। तो वैसे जापान का क्या, जाक्सा है हमारे पास, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये भी आप याद रख सकते हो, पर आपको मेनली यही याद रखना है, बीडू, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो। उसके बाद बीडू इंपॉर्टेंट है, IRNSS और क्वासीजेनेट है हमारे पास। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स हमने क्या है, जो भी लॉन्च होते हैं, जैसे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी रहती है, जैसे नासा हो गया यूएस के अंदर। तो जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं वो नासा के थ्रू होते हैं या फिर प्राइवेट भी होती हैं, बट मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इंडिया के अंदर क्या है, हमारे पास इसरो है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ द नोडल बॉडी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is one of the leading space research organizations in the world. It was constituted in its modern form in 1969 with an objective to develop space technology and its application to various tasks of the nation. Indian space programs are executed through ISRO with 4 grant in aid institutions. तो इसके साथ और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे जो इसमें हेल्प करते हैं। एक तो NRSC है हैदराबाद की, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, फिजिकल रिसोर्स लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद में, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL तिरुपति, और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC ये मेघालय में हमारे पास। तो ये 4 हमारे पास क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसरो की हेल्प करते हैं उसके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में। तो हमने इसरो के बारे में देख लिया। अब जो हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं, जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, वो चीज़ देखते हैं हमारे पास।
ISRO has started developing indigenous Indian remote sensing satellite series. This is named as IRS, Indian Remote Sensing Satellite Series. It is a series of Earth observation satellite. ये किसका है हमारे पास? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं हमारे पास that have been built, launched and maintained by ISRO. IRS system has the largest constellation of operational remote sensing satellites, which are providing continuity of services both at national and international level from 1988 and onwards. IRS system collects data from the Earth surface, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो अर्थ सरफेस से डेटा को कलेक्ट करता है इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स, बट विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड आर कॉमन विद ए वैरायटी ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशन. अब ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये सब आपको समझ आ रही होंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स मीन्स MSS हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, और हमारे पास हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड्स भी होते हैं. तो जितने ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स रहते हैं उतना फाइन रेजोल्यूशन रहता है और उतना बेटर रहता है. तो जनरली जो रेंज रहती है वो विजुअल और नियर इंफ्रारेड की रहती है. उसके बाद हमारे पास विद ए वैरायटी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनका स्पेशल रिजोल्यूशन जो वेरी करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किस पर्पज़ के लिए. क्योंकि ये जितने भी रिजोल्यूशंस होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तीसरा कम होगा, वेरी करते हैं हमारे पास. तो तीनों को हमारे पास मेंटेन करके चलना पड़ता है. तो वेरी करते हैं हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन, और वही चीज़ हमारे पास याद भी रखना है कि इस सैटेलाइट्स का कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है. स्टार्टिंग फ्रॉम 360 मीटर टू 2.5 मीटर, मतलब कि 2.5 मीटर भी हो सकता है और 360 मीटर अप टू 360 मीटर तक उसका स्पेशल रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स का वेरी करता है हमारे पास. तो डेटा रिसीव्ड फ्रॉम IRS सीरीज इज डिसेमिनेटेड टू सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. तो जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं IRS मिशन के वो हैं हमारे पास टू डेवलप ए 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड पोलर सन सिंक्रोनस, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है पोलर, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं विद मल्टी स्पेक्ट्रल. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि सेवरल बैंड्स में करते हैं पुश ब्रूम कैमराज सेंसर्स फॉर एक्वायरिंग इमेजरी फॉर अर्थ रिसोर्स एप्लीकेशन. तो IRS की जो सीरीज है वो किसके लिए? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, मीन्स अर्थ को स्टडी करने के लिए या फिर जो भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए. मतलब कि जो भी हमारे पास अगर कम्युनिकेशन वेदर वगैरह की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, लेकिन जो ये जो IRS की सैटेलाइट्स हैं वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, जो मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मिलती है हमारे पास. टू इस्टेब्लिश ग्राउंड बेस्ड सिस्टम फॉर रिसेप्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा, टू यूज IRS डेटा अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर सर्विंग एंड मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो जो भी है अर्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं ये वाली IRS की जो सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास. अब इंडिया है सक्सेसफुली लॉन्च 18 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अंडर IRS मिशन सिंस 1988. तो अब तक 18 सैटेलाइट्स उसने किए हैं और ये डेट वाइज मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है. नेम ऑफ सैटेलाइट, डेट ऑफ लॉन्च, लॉन्च व्हीकल और मिशन. तो IRS 1A है, 1B है, P1 है, क्रैश हो गया था. तो सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीटेड इन सर्विस. तो जितनी भी है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. कुछ है हमारे पास जैसे कार्टोसैट 1 हो गया सर्विस में हमारे पास, PSLV-6, और हमारे पास ओशियन सेट हो गया, अराई सेट हो गया. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. मेन जो हमारे पास याद रखने वाली चीज़ है वो ये वाली टेबल है. ये वाली टेबल आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैंड्स हैं और कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है, ये चीज़ याद रखनी है. ये नंबर ऑफ बैंड मतलब कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन हो गया, ये स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन हो गया और ये स्पेशल रिजोल्यूशन. यही चीज़ें हमारे पास पूछी जाती हैं. लिस्ट 1 हो गया, लिस्ट 2 हो गया, लिस्ट 3 हो गया, लिस्ट 4 हो गया. अब इसके अंदर हमारे पास क्या, लिस्ट 1 के अंदर 4 बैंड्स हैं, उनका वेवलेंथ रेंज है ब्लू, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड हो गया. स्पेशल रिजोल्यूशन 73 मीटर हो गया. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लिस्ट 1 का कितना रिजोल्यूशन था, 73 स्पेशल रिजोल्यूशन, और नंबर ऑफ बैंड्स कितने, 4. लिस्ट 2 के अंदर भी नंबर ऑफ 4 बैंड्स जो 4 है, इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो 36, अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गया लिस्ट 1 का. लिस्ट 3 जो है हमारे पास वो 24 मीटर है स्पेशल रिजोल्यूशन, इसके अंदर भी 4 बैंड्स हैं. लिस्ट 4 के अंदर एक बैंड एक्स्ट्रा है, 4 बैंड्स तो हैं ही है, मतलब कि ग्रीन है, रेड है, नियर इंफ्रारेड है, मिड इंफ्रारेड है. उसके साथ हमारे पास क्या है, एक पेन जो हमारे पास बैंड है वो पेन बैंड भी है हमारे पास. तो हमारे पास इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो 6 मीटर का है. तो सबसे बेस्ट जो है हमारे पास लिस्ट 1, 2, 3, 4 के अंदर वो हमारे पास है लिस्ट 4, 6 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन को मिला के.
तो हमारे पास लिस्ट 4 हमारे पास बेस्ट है अपने चारों जो अब तक की जो सैटेलाइट सीरीज़ थी हमारे पास लिस्ट की। उसके बाद WIFS है, AWIFS है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो याद रखनी है वो लिस्ट 4 का कितना स्पेशल, जो इन चारों में भी याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ बैंड्स 5 होते हैं और इसका स्पेशल रिजोल्यूशन 6 मीटर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद जैसे हमारे पास ये इंडियन के ही सैटेलाइट्स हैं, जैसे IRS P4 था, उसका नाम था ओशियनसैट 1। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओशियनसैट 1 सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन May 1999 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाई PSLV C2 फ्लाइट। इट इज़ प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 720 किलोमीटर। देख रहे हो, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है हमारे पास, विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 98.28 डिग्री इन ए पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। The satellite has two sensor payloads, namely as Ocean Color Monitor (OCM) and Multi Frequency Scanning Microwave Radiometer (MSMR). Since it represents the first satellite primarily devoted to oceanographic application, तो ये सैटेलाइट जो है वो हमारे पास पहली सैटेलाइट थी जो ओशियन से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन को गैदर करती थी। तो इट इज़ कॉमनली नोन वर्ल्ड वाइड एज ओशियनसैट 1। टेक्निकल करेक्टरिस्टिक ऑफ OCM आर गिवन इन टेबल 6.4, वो टेबल में गिवन है अभी, वो देख लेंगे। फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशनल सर्विस ऑफ ओशियनसैट 1, इसरो लॉन्च्ड ओशियनसैट 2 along with 6 nano European satellites in September 2009 by PSLV C14. The satellite has 3 payloads such as an OCM, a Ku band pencil beam scatterometer SCSat, SCAT, and a radio occultation sounder सैटेलाइट डेडिकेटेड टू ओशियन रिसर्च। तो जो भी नाम से पता चल रहा है, ओशियन सैटेलाइट जो है, ओशियनसैट जो 1 और 2 है, वो जनरली ओशियन रिसर्च के लिए है कि हमारे पास ओशियन की डेप्थ कितनी है और हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स है, क्या क्या है, कितने तक सनलाइट जाती है, वो सब मतलब ओशियन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर करने के लिए। अभी इसका भी एल्टीट्यूड 720 किलोमीटर है, इंक्लिनेशन 98.28 डिग्री है। द मेन ऑब्जेक्टिव जो था ओशियनसैट 2 इंक्लूड स्टडी ऑफ सरफेस विंड्स एंड ओशियन सरफेस स्टेटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरोफिल कंसंट्रेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फिशिंग जोन्स कितने हैं, मॉनिटरिंग ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम्स, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स, सस्पेंडेड सेडिमेंट इन द वाटर, मतलब जहाँ तक अगर सेडिमेंट ज़्यादा है तो लाइट भी नीचे तक नहीं जाती है ज़्यादा, एंड प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर जनरल मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो ओशियन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो कौन, ओशियनसैट 1 और ओशियनसैट 2 हमारे पास इन्फॉर्मेशन को गैदर करती थी। फिर हमारे पास है रिसोर्ससैट। जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि एक बार आपको बस ओवरव्यू लेना है इनका, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली कर पाओगे। अब रिसोर्ससैट 1 है। रिसोर्ससैट 1 इज़ द मोस्ट एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बिल्ट by ISRO and was launched in October 2003 by PSLV C5. It is the 10th satellite of IRS series and is also known as IRS P6. तो रिसोर्ससैट क्या है हमारे पास, IRS P6 भी कहते हैं। ओशियनसैट 1 का देखा था हमने कि IRS P4 कहते हैं हमारे पास, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो IRS P6 हमारे पास रिसोर्ससैट है। इट इज़ प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 817। तो जितनी भी IRS की सीरीज़ की सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है हमारे पास। जनरली इनका जो रेंज मिलेगा वो 800-700 किलोमीटर के आसपास ही मिलेगा। इन्हें सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स होती हैं, ये तो ऑलरेडी मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में पढ़ा चुका हूँ। रिसोर्ससैट 1 इज डिजाइन टू प्रोवाइड continuity और रिमोट सेंसिंग डेटा सर्विसेज ऑफ IRS 1C 1D इन बोथ मल्टी स्पेक्ट्रल एंड पैंक्रोमेटिक इमेजरी। तो ये जो हमारे पास रिसोर्ससैट 1 जो है वो पैंक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस दोनों में देती है हमारे पास। इट कंटेन्स 3 सेंसर विद सिस्टम, लिस्ट 3, लिस्ट 4। लिस्ट 4 के अंदर पैंक्रोमेटिक होता था, हमने देखा था, एंड एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर AWIFS विद ग्रेटली इम्प्रूव्ड स्पेशियल रिजोल्यूशंस। तो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन ऑलरेडी लिस्ट 4 का कितना होता है, 6 मीटर होता है, यह भी हमने देखा था। डेटा प्रोडक्ट्स obtained from the satellite may be used for advanced application in vegetation। तो ये किसके लिए जो अप्लाई किया जा सकता था, इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, वेजिटेशन डायनेमिक्स के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, क्रॉप यील्ड एस्टिमेट्स के अंदर। तो इसका एप्लीकेशन या फिर ये जो रिसोर्ससैट 1 है उसका यूज किया जाता था। इन 2011 ISRO launched रिसोर्ससैट 2 which is a follow on mission to रिसोर्ससैट 1। रिसोर्ससैट 2 is an improved version of रिसोर्ससैट 1
It is placed at an altitude of 822 किलोमीटर in a circular polar sun synchronous orbit. अब इसमें किसने हेल्प किया? NRSC ने। तो 4 हमने देखा था इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर था NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद इज कंटिन्यूअली एक्वायरिंग एंड archiving data from IRS series. In addition, data from other contemporary satellites are also being received. Data collected by IRS series can be used for pre-harvest crop craze and production estimates. तो जो भी डेटा कलेक्टेड होता है IRS सीरीज से, उसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, वो यूज किया जाता है हमारे पास प्री हार्वेस्ट क्रॉप एक्रेज, मतलब कि जो भी क्रॉप का मॉनिटरिंग करते थे हार्वेस्टिंग से पहले का, एंड प्रोडक्शन एस्टिमेट, कितना प्रोडक्शन मीन्स उस क्रॉप का कितना प्रोडक्शन हुआ है वो एस्टिमेट हम निकाल सकते थे इस सैटेलाइट की मदद से। मॉनिटरिंग ऑफ सीजनल ड्रॉट, फ्लड डैमेज कितना हुआ है वो भी हम इस सैटेलाइट की हेल्प से कर सकते थे। लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग, कितने एरिया जो भी हमारे पास है, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है हमारे पास, तो कितना उसने कवर कर रखा है, कितने में हमारे पास क्रॉप्स है, कितने में बिल्डिंग्स है, वो सब भी हम देख सकते थे। तो लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग कर सकते थे। प्लानिंग ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर्स, तो जनरली ये वेजिटेशन से रिलेटेड है, जो रिसोर्सेज सैटेलाइट्स हैं वो वेजिटेशन से रिलेटेड है हमारे पास। तो मॉनिटरिंग करना, फॉरेस्ट कवर कितना है, सॉइल मैपिंग करना, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स कितना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो लैंड कवर लैंड यूज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती थी। तो ओशियन सेट और रिसोर्स सेट ये 2 इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने वो चीज़ पढ़ी। अभी तीसरी क्या है हमारे पास, कार्टोसैट है हमारे पास, क्योंकि ये जो IRS की जो सीरीज है, सैटेलाइट सीरीज है, वो हमारे पास एग्जाम पर्पज में पूछी जाती है, और उसके अंदर भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो लिस्ट के बारे में पढ़ना है आपको, लिस्ट 1 2 3 4, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है 4, लिस्ट 4। उसके बाद ओशियन सेट 1 है, ओशियन सेट की सीरीज है, और रिसोर्स सेट की सीरीज है। इनका एप्लीकेशन क्या है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास कार्टोसैट। सिंस 2005 इसरो हैज लॉन्च्ड 4 कार्टोसैट्स, नेमली कार्टोसैट 1, 2, कार्टोसैट 2A एंड 2B। कार्टोसैट 1 ऑल्सो नोन एज IRS P5, जैसे P4 और P6 तो हमने देख लिया था, P5 कौन सा है, कार्टोसैट 1 है। इज ए स्टीरियोस्कोप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑपरेटिंग इन ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सेम है हमारे पास, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिलेगी, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। दैट इज प्राइमरली डिप्लॉयड फॉर कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस। जनरली किसके लिए हमारे पास, कार्टोग्राफी एप्लीकेशंस के लिए। इट वाज लॉन्च्ड इन मई 2005 बाई PSLV C6 फ्रॉम द न्यूली बिल्ट सेकेंड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। इट कंटेंस 2 पैंक्रोमेटिक कैमरा। इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो इसकी विशेषताएं हैं वो हमें याद रखनी है। तो 2 पैंक्रोमेटिक कैमराज है हमारे पास, डेट कैप्चर ब्लैक एंड वाइट स्टीरियोस्कोपिक पिक्चर्स हमारे पास। तो पैंक्रोमेटिक इमेज कौन सी होती है, ब्लैक एंड वाइट जो कैप्चर करें हमारे पास। तो इसके अंदर 2 कैमरा जो है वो पैंक्रोमेटिक होते हैं। द इमेजरीज हैव ए स्पेशल रिजोल्यूशन। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है जो है हमारे पास, वो है स्पेशल रिजोल्यूशन। इसका कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है, वो है 2.5 मीटर एंड कवर ए स्वाथ ऑफ 30 किलोमीटर। जो स्वाथ विड्थ रहती है वो कितनी रहती है, 30 किलोमीटर रहती है हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है। Cartosat 2, also known as IRS P7, is another Earth observation satellite having a circular polar sun synchronous orbit and capable of providing scene-specific imagery for cartographic applications. तो जो भी इसका एप्लीकेशन था वो कार्टोग्राफिक यूज के लिए था। लैंड से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन थी, या फिर लैंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते थे हम सैटेलाइट के अंदर। It was launched by PSLV in January 2007 and was launched at an altitude of 630 किलोमीटर। सारी की सारी सैटेलाइट्स क्या लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होंगी, 630 किलोमीटर अबव द अर्थ विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 97.91 डिग्री। इट्स पैंक्रोमेटिक कैमरा प्रोवाइड लेस देन 1 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन इमेजरीज विद ए ग्राउंड स्वाथ ऑफ 10 किलोमीटर। तो देख रहे हो आप कितना बेटर और फाइन हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन मिल रहा है। तो कार्टोसैट 2 जो सैटेलाइट है उसका स्पेशल रिजोल्यूशन जनरली 1 मीटर से भी कम का होता है हमारे पास, और ग्राउंड का स्वाथ जो कवरेज रहता है वो हमारे पास 10 किलोमीटर है हमारे पास। फिर जो थर्ड थी हमारे पास वो थी कार्टोसैट 2A, वाज लॉन्च बाई PSLV C9 इन अप्रैल 2008 अलॉन्ग विद एन इंडियन मिनी सैटेलाइट IMS-1 एंड 8 अदर नैनो रिसर्च सैटेलाइट बिलोंगिंग टू कनाडा, डेनमार्क, जापान, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स।
It was placed at an altitude of 635 km with an inclination of 97.94 degree. It contains a panchromatic camera having a spatial resolution better than 1 meter and swath of 9.6 किलोमीटर। तो इसका भी जो भी हमारे पास अपग्रेड वर्जन रहेगा, जो भी बाद में लॉन्च करते हैं हम अपग्रेड वर्जन ही रखते हैं। तो कार्टोसैट 2A जो है बाद में लॉन्च की गई थी। कार्टोसैट 2 का भी हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन 1 मीटर से कम का था और इसका भी हमारे पास जनरली 1 मीटर से बेटर हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन है, जिसका स्वाथ जो है वो 9.6 किलोमीटर है। डेटा प्रोडक्ट्स ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी यूज फॉर कार्टोग्राफी एप्लीकेशन। कार्टोग्राफी एप्लीकेशन मतलब कि जैसे किसी चीज़ की मैपिंग करनी है, अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड यूज एंड लैंड कवर जो जिसके अंदर आता है, मैनेजमेंट एज वेल एज एप्लीकेशन इन लैंड इंफॉर्मेशन एंड GIS। तो जो भी हमारे पास कार्टोग्राफी का मतलब है कि किसी भी लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी सिटी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना कवरेज बढ़ गया है, कितनी बिल्डिंग्स हो गई हैं, और वो सारी लैंड यूज लैंड कवर के अंदर आता है। तो वो सारा इन सैटेलाइट्स के हेल्प की मदद से हमारे पास उसकी स्टडी कर सकते थे। कार्टोसैट 2B जो 4th सैटेलाइट थी हमारे पास कार्टोसैट सीरीज की। कार्टोसैट 2B इज़ द लेटेस्ट एंड एन एडवांस्ड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। It represents 17th satellite in the IRS series and was launched in July 2010 by PSLV C-15 along with Algerian satellite, one nano satellite each from Canada and Switzerland, and StatSat, a Pico satellite from Sriharikota. It was placed at an altitude of 630 km in a polar sun-synchronous orbit at an inclination of 97.71 degree. तो कार्टोसैट 2B भी हमारे पास क्या है, पैंक्रोमेटिक कैमरा रखता है। इसके अंदर भी पैंक्रोमेटिक कैमरा होता है सिमिलर टू कार्टोसैट 2 एंड 2A। इट इज़ कैपेबल ऑफ इमेजिंग ऑफ स्वाथ ऑफ 9.6 किलोमीटर विद ए रेजोल्यूशन ऑफ 0.8 मीटर। तो इसका और बेटर रेजोल्यूशन है, 0.8 मीटर का है हमारे पास, 1 मीटर से तो कम ही है। द सीन स्पेसिफिक स्पॉट पैंक्रोमेटिक इमेजरी ऑफ कार्टोसैट 2B इज यूजफुल फॉर कार्टोग्राफिक एंड ए होस्ट ऑफ अदर एप्लीकेशन। द सैटेलाइट हैज हाई एजिलिटी with capability or steer along as well as across the track up to ±26 degree to obtain stereoscopic imagery and achieve a 4 to 5 day revisit capability। तो जो इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन होता है एक जगह पे वापस आने का, वो हमारे पास जनरली 4 to 5 डेज होता है, जो बेटर है हमारे पास। और ये भी हमारे पास कार्टोग्राफी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता था। इसके अंदर क्या हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक जो इमेजरी भी फॉर्म्ड होती थी, तो उससे हम बेटर एनालिसिस कर सकते थे। स्टीरियोस्कोपिक जो इमेज होती हैं वो एक से दूसरे ऊपर ओवरलैप करके जो भी एरर होता है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, और हम 3D फॉर्मेट में भी इसका यूज़ करते हैं। तो जनरली क्या है, हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी अपग्रेडेड वर्जन था वो बेटर होता है। इसका एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन और स्वाद दोनों ही बेटर है हमारे पास कार्टोसैट 2B का, और जो इसका एप्लीकेशन है वो आपको याद रखना है। रिजोल्यूशन के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी याद रखना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन मतलब कि वो रिविजिट कब करता था, 4 to 5 डेज में करता था। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं IRS उनके सीरीज़ का 3 सैटेलाइट मैंने आपको बताया, और उसके अंदर का भी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। फिर उसके बाद कौन सी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज RISAT के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा है और इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो RISAT के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे पास जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स RISAT आर ए सीरीज ऑफ इंडियन रेडार माइक्रोवेव इमेजिंग रिकनेसेंस सैटेलाइट डेवलप्ड बाई इसरो। तो ये भी इसरो के द्वारा, इंडियन सैटेलाइट है जो भी डेवलप होगी वो इसरो के द्वारा होती है। तो रेडार सेट जो है RISAT जो है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये भी इसरो के द्वारा हुई है। इट डिफर्स फ्रॉम IRS सीरीज, ये IRS सीरीज से अलग है। बाय हैविंग ए मल्टीमोड सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR होता है इसके अंदर, एज सोल पेलोड फॉर RISAT। बेसिकली SAR एन ऑल वेदर इमेजिंग एक्टिव सेंसर। ये क्या है, SAR जो है टेक्निक है हमारे पास, सिंथेटिक अपर्चर रेडार ऑल वेदर इमेजिंग एक्टिव सेंसर होता है हमारे पास, मतलब ये किसी भी वेदर में, क्योंकि जो रेडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज है वो हमारे पास जनरली माइक्रोवेव या उससे बड़ी रेंज ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशंस को यूज़ करता है। तो वो क्या हमारे पास जो भी वेदर होता है वो उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो ये ऑल वेदर इमेजिंग सेंसर्स होते हैं जो डेटा को कैप्चर करते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग इमेजेस of the earth in cloudy and snow covered regions and also both during day and night
अब एक्टिव सेंसर है तो हमारे पास ये नाइट में भी काम करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स है वो तो दिन में काम करेगा, जो सन है हमारे पास। लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये चीज़ आपको याद रखनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ऑल वेदर इमेजिंग एक्टिव सेंसर है हमारे पास। एक्टिव है तो ये नाइट में भी काम करता है, डे में तो करता ही करता है, साथ के साथ नाइट में भी काम करता है। और क्लाउडी और स्नो कवर्ड रीजन हो उनकी भी फोटोग्राफ्स ये, उनको पार करके भी ये फोटोग्राफ्स लेता है। तो ऑल वेदर इमेजिंग सेटेलाइट्स है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। RISAT provides advantages over the earlier Indian Earth observation satellites of IRS series. IRS series के अंदर ऐसा नहीं था, which rely mainly on optical and spectral sensor which cannot image area during night as well as covered by snow and clouds. IRS नहीं करता था, तो इसका एडवांटेजेस है IRS सीरीज के ऊपर RISAT का। RISAT 2 is the first satellite of RISAT series. It was launched successfully by ISRO on 20 April 2009 by PSLV C12 along with micro ANUSAT from the Satish Dhawan Space Center Sriharikota. It has C band SAR. तो ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कौन सा बैंड यूज करता है, C band SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड ऑपरेटिंग इन ए मल्टी पोलराइजेशन एंड मल्टी रिजोल्यूशन मोड. इट इज़ प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, बट ये है क्या, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, 550 किलोमीटर above the earth surface and having an inclination of 41 degree. RISAT 2 weighed about 300 kg and was jointly manufactured by ISRO and Israeli Aerospace Industries Space Division. On the other hand, ANUSAT, which is the first experimental communication satellite developed by Anna University, Chennai under the overall guidance of ISRO, demonstrates technologies related to message store and forward operations. RISAT 2 enhances ISRO's capability in Earth observation with microwave remote sensing. तो RISAT 2 से जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है हमारे पास इसरो को अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, तो क्योंकि हमारे पास ना तो क्लाउड ना स्नो किसी से भी हमारे पास रिस्ट्रिक्ट नहीं रहता है, और ये डे एंड नाइट में भी काम करता है। तो सिंपल सी चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताया था, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, तो ऑलरेडी लार्ज वेवलेंथ होती है, तो उनसे ये हमारे पास आर पार फोटोग्राफ्स ले सकती है। इट्स बेसिक फोकस इज ऑन एग्रीकल्चर, जो इसका एप्लीकेशन होता है वो जनरली एग्रीकल्चर यूज के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड टेम्पोरल सैम्पलिंग कैपेबिलिटी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग खरीफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो मतलब कि हम क्रॉप को मॉनिटर कर सकते हैं, तो उस एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इसको यूज करते थे। द सी बैंड फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ RISAT 2 also ensures wide application data in the thrust area like vegetation, forestry, soil moisture, geology, sea ice, coastal process, man-made object identification, cyclones, landslide and flood mapping in a more effective ways. तो ये सारे क्या हमारे पास इसका एप्लीकेशन है जहाँ पे हम RISAT 2 का यूज करते हैं। RISAT 2 इज ऑल्सो नोन एज स्पाई सैटेलाइट, इसको हम क्या स्पाई सैटेलाइट्स भी कहते हैं, as it helps security agency of India to keep an eye on the country's border round the clock. तो ये जैसे कि डे एंड नाइट में भी काम करता है, तो हमारे पास एक है जो भी बॉर्डर होता है इंडिया का, उसके ऊपर भी हमारे पास फोटोग्राफ्स लेता रहता है, तो उसके ऊपर भी हम मतलब अपनी नज़र रख सकते हैं, दिन के टाइम में भी, रात के टाइम पे भी, मानसून कैसा भी हो हमारे पास, वेदर कैसा भी हो, उस पर भी हमारे पास RISAT जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि लार्ज वेवलेंथ होने का यही फ़ायदा है। तो हम उनको, और एक्टिव सेंसर है तो ऑलरेडी हम उसको रात में भी यूज़ करते हैं, तो ये क्या एक, इनको क्या स्पाई सैटेलाइट्स भी कहते हैं हमारे पास। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सैटेलाइट सीरीज़ को, खासकर इंडियन को कौन सी सैटेलाइट सीरीज़ को स्पाई सैटेलाइट्स कहते हैं, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। अब जैसे इनसैट है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं, इंडियन सैटेलाइट सीरीज़ है ये भी। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज इज ए सीरीज ऑफ जियो स्टेशनरी। अब तक हमने क्या सन सिंक्रोनस पढ़ा, ये क्या हमारे पास जियो स्टेशनरी, और हाई है तो जनरली ये कौन सा कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है, तो नाम से ही पता चल जाता है हमारे पास कि क्या पर्पज़ होगा इसका, जिस ऑर्बिट में यूज किया जाता है, ये बेसिक तो हमने पढ़ रखा था, तो उससे आपको समझ आ जाना चाहिए। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है तो वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होगा। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इट वॉज कमीशन with the launch of INSAT 1B in August 1983, shortly after the launch of satellites Apple and INSAT 1A. It is a series of multi-purpose satellite launched by ISRO to provide indigenous
सर्विसेज इन टेलीकम्युनिकेशंस। तो जनरली क्या इसका पर्पज़ है, क्या क्या काम कर सकते हैं हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन इंडिया। इट इज डेवलप्ड जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो ये सब इन्होंने हेल्प किया हमारे पास इसको लॉन्च करने के लिए। नाउ इट हैज़ बीन, और इन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए। तो ये सब इन्हीं डिपार्टमेंट्स के हेल्पफुल के लिए तो इन्होंने हेल्प किया हमारे पास, जॉइंटली डेवलप किया इनको। नाउ इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम इन एशियन पैसिफिक रीजन, प्रोवाइडिंग अबाउट 175 ट्रांसपोंडर्स इन सी बैंड, के यू बैंड एंड एस फ्रिक्वेंसी बैंड्स में। इनसेट स्पेस प्रोग्राम, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि 3 फ्रिक्वेंसी बैंड्स में भी ये काम कर सकता है, सी, के यू और एस फ्रिक्वेंसी बैंड्स में। इनसेट स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स। इसके अंदर कितनी सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, 24 सैटेलाइट्स हैं। आउट ऑफ विच 11 सैटेलाइट्स सच एज इनसेट 2A, इनसेट 3B, 3C, कल्पना 1, इनसेट 3A, जीसेट 2, इनसेट 3 और एडुसेट, इनसेट 4A, इनसेट 4B, इनसेट 4C आर प्रेजेंटली इन सर्विस। तो 24 में से 11 अभी सर्विस में है हमारे पास। सैटेलाइट्स ऑफ इनसेट सीरीज आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मास्टर कंट्रोल फैसिलिटेशन एट हसन एंड भोपाल। तो जो मास्टर कंट्रोल होता है उसी से ज़्यादातर सैटेलाइट्स तो वहीं से कंट्रोल होती हैं, तो भोपाल से कंट्रोल होती हैं। सैटेलाइट्स ऑफ इनसेट सीरीज आर कॉमनली प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, अब इसका एल्टीट्यूड क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इक्वेटर में होता है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो याद रखना है इनसेट जो है हमारे पास जनरली कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है, तो इससे भी याद रखना है। RI सेट जो है वो हमारे पास स्पाई सैटेलाइट्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए। एज ए कॉन्सिक्वेंस दे रिमेंड एट ए फिक्स्ड पोजीशन, और ये क्या हमारे पास जियो स्टेशनरी है तो जनरली फिक्स्ड पोजीशन रहते हैं रिलेटिव टू अर्थ। जियो स्टेशनरी जब मैं ऑर्बिट पढ़ा रहा था उसमें बताया था किस हिसाब से, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन रहता है उसी के साथ इनकी जो स्पीड रहती है उसको सेम करते हैं। तो एक ही पोजीशन पर वो दिखता है कि जो भी सैटेलाइट्स एक टाइम पर जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर हमेशा रहती है। तो फिक्स पोजीशन रहती है रिलेटिव टू अर्थ भोपाल। सैटेलाइट्स ऑफ इनसेट सीरीज आर commonly placed at an altitude of 36,000 km above equator in the geostationary orbit. As a consequence, they remained at a fixed position relative to Earth. तो जो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है रिलेटिव टू द अर्थ। तो अब जो इतने भी हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा वो अब तक इंडियन थी। इंडियन के बारे में भी हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके अंदर भी जो सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट थी उनके अलग से मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे ओशियन सेट हो गया, हमारे पास रिसोर्स सेट हो गया, और क्या पढ़ा हमने आज, कार्टो सेट पढ़ा हमने। और उसके बाद जो भी ये तो IRS की हो गई, फिर उसके बाद हमने क्या रीसेट पढ़ा। तो रीसेट की जितनी भी सैटेलाइट्स थी उनका एप्लीकेशन, उनको क्या नाम से बुलाते हैं। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी पढ़ी इनसेट जो इंडियन थी हमारे पास। अब क्या है हमारे पास ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम्स भी हैं, ये तो हमने पढ़ाई है। लैंडसेट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। जो ये हमारे पास लेटेस्ट है लैंडसेट 7 है, उसके बारे में कितने सेंसर्स हैं, कितना बैंड्स हैं, वो सब हमारे पास पूछा जाता है क्वेश्चंस में, कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और गेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए।